नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ प्रियत सिंह। आज के बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों से। हरियाणा में 2024 तक नई शिक्षा नीति लागू कर दी जाएगी, ये कहना है हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का। आज शिक्षा विभाग के अधिकारियों की बैठक लेने के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि नई शिक्षा नीति की ओर देश बढ़ रहा है और प्रधानमंत्री मोदी के इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 2024 तक नई शिक्षा नीति पूरे हरियाणा में लागू कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति में रोजगार कैसे प्राप्त करें और तमाम टेक्निकल एजुकेशन जैसी चीजें बच्चों को दी जाएगी, ताकि छात्र पढ़ाई खत्म करने के बाद उसका पता लगा सकें कि नौकरी करने तो है लेकिन किस फील्ड में करनी है, ये भी उसको पता चले। देखिए, इसमें काफ़ी बदलाव हैं। जैसे मैंने रोजगार की बात अभी आपके सामने कही कि रोजगार, उसमें दूसरा ये है कि अगर मान लीजिए कोई बच्चा है, कोई भी डिग्री करने लगा, तो उसके पहले ये था कि अगर वो पूरा करता है, मान 3 साल की है तो 3 साल में भी अगर करता है तभी उसको उसकी मान्यता मिलेगी। लेकिन अगर अब वो 1 साल भी करता है तब भी उसको कुछ ना कुछ मिलेगा, 2 कुछ करता है तब भी मिलेगा, 3 करता है तब भी। यानी कि ऐसा नहीं है कि अगर वो 1 साल लगाएगा छोड़ देता है तो फिर उसको वो बिल्कुल खाली है। तो हर जगह कोई ना कोई स्टेप बाय स्टेप उसमें इस प्रकार दी। दूसरा, जो हमारी अपनी भाषा है, जो हिंदी है या अपनी दूसरी भाषाएं भी, उनको बहुत महत्व दिया गया है। और दुनिया में जो रिसर्च हुई उसमें ये पता चला है कि जो लोग अपनी भाषा में सीखते हैं, सिखाते हैं, वहाँ रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। जैसा हमारे बारे में तो हमारे यहाँ तो ऐसी धारणा बन गई कि जो इंग्लिश जानता है, सीखता है, वही तरक्की करेगा, दूसरा नहीं कर सकता। लेकिन दुनिया के जितने देश हैं वहाँ जहाँ लोग अपनी भाषा में काम कर रहे हैं, उनकी जो परफॉर्मेंस है वो ज़्यादा अच्छी है। इसका मतलब मनुष्य पे जो ज़्यादा प्रभाव पड़ता है उसमें अपनी जो उसकी मातृभाषा है उसमें वो ज़्यादा सीख सकता है, ऐसा अनुभव किया गया। और बच्चों पर उसका ज़्यादातर जो उनका जो छोटे बच्चे हैं तो उनकी सीखने की जो क्षमता है वो ज़्यादा होती है। तो अगर उनकी भाषा में उन्हें सिखाया जाए तो ज़्यादा। हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव ने विभाग की समीक्षा बैठक के निर्देश दिए कि प्रदेश में दिव्यांगजनों का पुनर्वास नई राष्ट्रीय दिव्यांगजन योजना के अनुरूप किया जाएगा। इसके तहत उन्हें शारीरिक, शैक्षणिक तथा आर्थिक तौर पर मजबूत किया जाएगा। इसके लिए शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों तथा बड़ों की शीघ्र पहचान करने तथा उनके उपचार एवं सहायक उपकरण उपलब्ध करवाने संबंधी कार्य शीघ्र किए जाए। इसके साथ ही ऐसे लोगों का सरकारी कार्यालयों, अस्पतालों, थानों और अन्य भवनों में आवागमन सहज बनाया जाए ताकि वे अपने कार्य आसानी से करवा सकें। उन्होंने दिव्यांगजनों को इलेक्ट्रिक टायर साइकिल उपलब्ध करवाने हेतु मसौदा तैयार करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विभाग के अधिकारियों को विभिन्न श्रेणियों एवं लाभार्थियों के उत्कर्ष के लिए आगामी 3 महीने की योजना तैयार करने के निर्देश दिए जाए। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मंगलवार को अहम मुलाकात अभी प्रस्तावित ही है। इस सोमवार को हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थक 21 विधायकों ने कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल से मुलाकात कर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष शैलजा को हटाने का दबाव बढ़ा दिया है। राज्यों में शुरू हो रहा घमासान सीधे कांग्रेस नेतृत्व के सियासी इकबाल को चुनौती, खासकर इसलिए कि प्रदेश अध्यक्ष शैलजा कांग्रेस हाईकमान की करीबी है और सोनिया गांधी से उनकी निजी निकटता सार्वजनिक है। इसके बावजूद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जिस तरह शैलजा को हटाने के लिए पार्टी में खुले विद्रोह की स्थिति पैदा की, उससे साफ है कि सूबे में अपनी सियासी पकड़ के दम पर वे अब कांग्रेस संगठन पर भी कब्जा जमाने तैयार है। पंजाब कांग्रेस में क्ले के बाद अब हरियाणा कांग्रेस नेताओं में भी घमासान बढ़ रहा है। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कप्तान बनाने की मांग को लेकर एकजुट हुए विधायक वहीं दिल्ली में डेरा जमाए हुए हैं। इससे पहले पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच घमासान भी किसी से छुपा नहीं है। वहीं पिछले 7 साल से हरियाणा में कांग्रेस सत्ता से बाहर है। ऐसे में इससे पहले भी प्रदेश अध्यक्ष को लेकर विवाद हुआ था, जिसके चलते अशोक तंवर को पार्टी तक छोड़नी पड़ गई थी। ऐसे में अब हुड्डा समर्थक विधायक हरियाणा प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल व केसी वेणुगोपाल से मिल चुके हैं। कुमारी शैलजा भी राहुल गांधी से इस विषय पर बात कर चुकी है। ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष को लेकर छिड़ा विवाद हरियाणा कांग्रेस में क्या रंग लाता है, ये देखने वाली बात होगी। गुरुग्राम से वी न्यूज़ के लिए आकाश खुराना। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने बेरोजगार आवेदकों के लिए परीक्षा शेड्यूल जारी कर दिया।
अधिक जानकारी देते हुए चेयरमैन भोपाल खत्री ने बताया कि पुरुष पुलिस कांस्टेबल के लिए परीक्षा 7 अप्रैल और 8 अगस्त को सुबह शाम दोनों समय आयोजित की जाएगी। वहीं पुरुष कांस्टेबल कमांडो में फिजिकल परीक्षा का आयोजन एक दिन पंचकुला में होगा। उन्होंने बताया कि महिला कांस्टेबल की लिखित परीक्षा 4 सितंबर को सायकालीन सत्र में आयोजित होगी। चेयरमैन भोपाल ने बताया कि पुरुष उप निरीक्षक एवं महिला उप निरीक्षक की भर्ती 5 नवंबर सुबह शाम को आयोजित होगी। 6 नवंबर से 10 नवंबर तक सभी फिजिकल परीक्षा होंगी, जिसको खेल विभाग के कोच द्वारा करवाया जाएगा। आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो मैं उन युवाओं को जिन्होंने हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में विभिन्न पदों के लिए आवेदन किया है, उनको बताना चाहता हूं कि उनकी जो प्रतीक्षा की घड़ी है वो अब पूरी होने वाली है। हम सबसे पहले जो सरकार की भी डिमांड है और जनता की भी डिमांड है, हरियाणा पुलिस की भर्ती सबसे पहले हम करने जा रहे हैं, जिसका शेड्यूल आज हमारी वेबसाइट पे डलने जा रहा है। प्रशासन के और सरकार के साथ सामंजस्य बनाकर हमने इनकी पूरी तैयारी कर ली है। शेड्यूल कुछ इस प्रकार से है, जो मेल कांस्टेबल है उसकी लिखित परीक्षा 7 और 8 अगस्त को प्रातःकालीन और सायंकालीन 4 शिफ्टों में होगी। 7 और 8 अगस्त को मेल कांस्टेबल जो कमांडो विंग है, इसमें चूंकि रेस बाद में है तो इसकी जो पीएमटी है मतलब फिजिकल मेजरमेंट है वो 13 अगस्त से 13 सितंबर तक यहीं पंचकुला में होगा। उनकी हाइट और चेस्ट मापी जाएगी और दौड़ का जो इवेंट है वो पुलिस कांस्टेबल के साथ ही उनका संपन्न कराया जाएगा। जो फीमेल कांस्टेबल है उसका रिटन एग्जाम 4 सितंबर को एक ही शिफ्ट में होने जा रहा है। और जो मेल एसआई है, उप निरीक्षक हैं, उसकी परीक्षा 5 सितंबर को मॉर्निंग शिफ्ट में होगी। और जो फीमेल एसआई है उसकी परीक्षा इवनिंग सेशन में सभी जो लड़कियां हैं उनकी एक ही शिफ्ट में परीक्षा हो जाएगी। मेल कांस्टेबल की जो दौड़ है जिसको हम पीएसटी कहते हैं वो 27 नवंबर से 27 सितंबर से 5 अक्टूबर तक चलेगी पंचकुला में ही। और मेल एसआई की जो पीएसटी है वो 6 अक्टूबर को पंचकुला में ही होने जा रही है। फीमेल कांस्टेबल जो उनकी दौड़ है वो 7 अक्टूबर से 8 नवंबर तक वो पंचकुला में ही संपन्न कराई जा रही है। मेल और फीमेल कांस्टेबल की जो पीएमटी और स्क्रूटनी का काम है वो 10-10-21 से 30-10-21 तक संपन्न होने जा रहा है। मेल कांस्टेबल जो कमांडो की रेस है हमने उनकी फिजिकल मेजरमेंट कर लिया और अब जो उनकी रेस का कार्यक्रम है वो 14 नवंबर को पंचकुला में ही होगा। उसी कंटिन्यूटी में एक सरकार ने पीछे संस्कृत पीजीटी की भर्ती को वापस ले लिया था, उसकी दोबारा से हमने आवेदन मांगे थे और उसकी परीक्षा अब 14-11-21 यानी 14 नवंबर को होने जा रही है। ग्राम सचिव पटवारी और कैनाल पटवारी, ये बहुत से बच्चों की डिमांड थी कि इसकी परीक्षा जल्दी आयोजित की जाए। ये 11-12 और 12-12-21 को संपन्न होने जा रही है, जो हरियाणा के 17 जिलों में आयोजित की जाएगी। मेरा सभी परीक्षार्थियों से जो परीक्षा में भाग ले रहे हैं, पीएमटी पीएसटी में भाग ले रहे हैं, उनसे अनुरोध है कि वो कोविड के नियमों का पालन करें और दोनों तो नहीं, एक डोज तो जरूर अपनी इस परीक्षा से पहले वो ले लें। और पुलिस भर्ती में शामिल होने वाले सभी जो प्रतियोगी हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि वो इस दौरान कोई ऐसा आचरण ना करें जिससे कानून व्यवस्था भंग हो और उन पर दुराचार का या कोई मिसबिहेव का केस उनके ऊपर दर्ज हो।
तो वो इस दौरान इन नियमों का पालन जरूर करें। साइबर सिटी गुरुग्राम के सोना रोड पर स्थित मालिबू टाउन में मेंटेनेंस को लेकर आरडब्ल्यूए और रेजिडेंट्स के बीच विवाद हो गया। आरडब्ल्यूए ने कुछ रेजिडेंट्स के टावर में एक्सेस कार्ड को ब्लॉक कर दिया, जिससे उन्हें टावर में एंट्री के लिए परमिशन लेनी पड़ी, जिसको लेकर रेजिडेंट्स ने गेट पर प्रदर्शन किया। वहीं गुरुग्राम पुलिस भी मौके पर पहुंची। आपको बता दें, गुरुग्राम के सेक्टर 47 स्थित मालिबू टाउन में रेजिडेंट्स और आरडब्ल्यूए आमने सामने और आरडब्ल्यूए ने 1 और 2 टावर में रहने वाले रेजिडेंट्स का जारी एक्सेस कार्ड भी ब्लॉक कर दिया। जब रेजिडेंट्स अपनी सोसाइटी में गाड़ी से अंदर एंट्री कर रहे थे तो कार पर लगे स्टिकर से बूम बैरियर नहीं उठा और सिक्योरिटी गार्ड ने भी बैरियर उठाने से इनकार कर दिया। यहाँ पे 2 आरडब्ल्यूए हैं। ये आप मेरे बैकग्राउंड में जो दिख रहा है आपको, ये टावर 1 और टावर 2 है। इसका एक अलग आरडब्ल्यू है जिसका नाम है मैलिबू ट्विन टावर रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन। ये 2 टावर हैं, इसलिए इसका नाम ट्विन टावर रेसिडेंट एसोसिएशन है। तो फरवरी में बिल्डर के साथ मिलके इस दूसरी आरडब्ल्यू ने, जो टावर 3 से 6 की आरडब्ल्यू है, उसका नाम है मैलिबू कॉन्डोमिनियम वेलफेयर एसोसिएशन, MCRWA। MCRWA ने इलीगली किसी रेसिडेंट्स को बताए बिना रातों रात मेंटेनेंस बिल्डर से टेक ओवर कर लिया, क्योंकि बिल्डर की बहुत सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो स्टैट्यूटरी लाइसेंस की कंडीशंस हैं, जो कंप्लीशंस थी, उसमें बहुत सारी खामियां हैं और MCG इसको टेक ओवर करने वाला था, इसलिए बिल्डर ने इनको इलीगली हैंड ओवर कर दिया ताकि ये बिल्डर की जान छूट जाए। इससे इन्होंने टेक ओवर कर लिया और बिल्डर ने इनको हमारे दोनों टावर्स का भी मेंटेनेंस हैंड ओवर कर दिया। ये इनका क्लेम है। इन्होंने हमें कोई एग्रीमेंट नहीं दिखाया है, इन्होंने हमें कोई लाइसेंसेस नहीं दिखाए हैं, कुछ भी नहीं है। सिर्फ एक ओरल इनका ये है कि हमने टेक ओवर कर लिया है, इसलिए हम आपकी ज़िंदगी चलाएंगे। ये आरडब्ल्यू ने हमारे टावर्स में ये फरवरी एंड मार्च इनिशियल टेक ओवर हुआ है, तब से ये बदमाशियाँ हो रही हैं इनकी। मैंने ही पुलिस को बुलाया था क्योंकि पिछले 10-12 दिन से MCRWA वाले, जो कि इलीगल आरडब्ल्यू है यहाँ का, हमारा MTT आरडब्ल्यू है, MCRWA वाले हमें तंग कर रहे हैं। आज इन्होंने हमारे कांच ब्लॉक कर दिए हैं, मैं अपने घर नहीं जा सकती। और घर सिर्फ बैरियर से नहीं, बैरियर से मैं नीचे बेसमेंट में नहीं जा सकती, और बेसमेंट से मेरे घर के लिए जो लिफ्ट आती है उसको भी मैं एक्सेस नहीं कर सकती उस कार्ड के बिना। उन्होंने वो कार्ड हमारे आज डिस्कनेक्ट कर दिए हैं। अभी हमें घर के अंदर नहीं घुसने दे रहे हैं। मेरी मदर 88 ईयर्स की हैं, उनकी मेड को इन्होंने 2.5 घंटे यहाँ पर बिठा के रखा 6 साल की बच्ची के साथ, कि हमारे को MCRWA वालों से परमिशन मिलेगी तो उसे अंदर आने देंगे। मेरे घर पे काम चल रहा है पेंटिंग का, मुझे काम करने के लिए वर्कर्स को एंटर नहीं करने दे रहे हैं। 12 दिन हो गए हैं, वर्कर्स आते हैं और लौट जाते हैं, ये उनको अंदर नहीं आने दे रहे हैं। ये हर तरह से तंग कर रहे हैं। 2 दिन से हमारे घर का कचरा नहीं उठाया है, और सिर्फ मेरा नहीं, हम 7 फैमिलीज़ हैं जिन्होंने ये केस किया है, उन सबका कचरा उठना बंद हो गया है, उनके सबके एक्सेस कार्ड बंद हो गए हैं। ये इनकी गुंडागर्दी चल रही है। पुलिस को बुलाते हैं, पुलिस को ये पता नहीं क्या कहते हैं, या पुलिस काम नहीं करती, मैं नहीं जानती क्या हो रहा है, लेकिन मुझे इतना पता है मुझे कोई हेल्प नहीं कर रहा, ना पुलिस, और ये तो तंग कर ही रहे हैं। मैं यहाँ 16-17 साल से रह रही हूँ, और ये घर हमने ख़रीदा है, कोई ये तो नहीं है किराए पे लिया या कुछ, पर ये हमें अपने ही घर में नहीं जाने दे रहे हैं, वो भी कोरोना डेज में। यहाँ पर पिछले कई दिनों से 2 एसोसिएशन, हमारा जो ट्विन टावर्स का एसोसिएशन और जो दूसरा मैलिबू कॉन्डोमिनियम रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन है, दोनों का कुछ लीगल मतभेद चल रहा है पिछले कई दिनों से, और हम लोगों ने बिल्कुल कानूनी रास्ता अपनाते हुए अभी तक आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। और उसका बेसिक रीज़न ये है कि हम लोग कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहते हैं, और इसीलिए हम लोगों ने जब हमारे ऊपर दबाव डाला गया, हम लोगों ने कोर्ट का रास्ता अपनाया। पिछले कई दिनों से किसी न किसी वजह से रेजिडेंट्स को तंग किया जा रहा है, सिर्फ इसलिए कि हम लोग उनके एसोसिएशन को ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। हमारे पास यहाँ पर 20 साल से पुरानी लिफ्ट्स लगी हुई हैं इस टावर में। रेजिडेंट्स ने अपना पैसा इकट्ठा करके लिफ्ट का सामान मंगवाया, नया लिफ्ट मंगवाया, और सिर्फ इसलिए कि बिल्डर जो MEPL है उसने हैंडओवर कर दिया दूसरे एसोसिएशन को, हम लोगों को नज़रअंदाज करते हुए।
और इसका नतीजा ये हुआ है कि दूसरी एसोसिएशन हमको लिफ्ट भी नहीं लगाने दे रही है। तो इनिशियली मैटर स्टार्ट ये हुआ था कि एक बिल्डर है MEPL के नाम से और एक एसोसिएशन खड़ी करी बिल्डर ने MCRW है, जिनके बीच में इलीगल ट्रांजिशन हुआ है, मतलब सारी सर्विसेज का। तो बेसिकली सर्विसेज क्या होती है, बिजली, पानी और मेंटेनेंस, सारी चीज़ें होती हैं। इनके अंदर डिफरेंस क्या होता है, एक मैंडेटरी होती है और एक नॉन मैंडेटरी होती हैं। इन लोगों ने नॉन मैंडेटरी सर्विसेज को टेक ओवर करने के बावजूद मैंडेटरी सर्विसेज के ऊपर भी इन्होंने अपना राज जमा लिया है, जो कि इलीगल है, अगेंस्ट द लॉ है। इस चीज़ के ऊपर हम लोगों ने केस डाला है सिविल कोर्ट गुड़गांव में। उसके अंदर हम लोगों ने पर्टिकुलरली मेंशन करा है कि ये लोग, इनके पास कोई लाइसेंस नहीं है, कोई इनके पास रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट नहीं है एक RWA रन करने के लिए, ऐसे और सारी सर्विसेज टेक ओवर करने के लिए। इन्होंने किसी रेजिडेंट की रजामंदी नहीं ली है, कोई एक्सेप्टेंस नहीं है इनके पास। और ये उसके बाद जो कोई रेजिडेंट खड़े होके केस करने जा रहा है कोर्ट के अंदर, उनके साथ बदतमीजी पर उतर आए हैं। सीनियर सिटीजन्स के बिजली पानी काट दिए हैं, इन लोगों ने कूड़ा उठाने से मना कर दिया है। आज एक मेजर इशू स्टार्ट हुआ है कि इन लोगों ने रेसिडेंट्स को अपने घर में जाने से मना कर दिया है। यहाँ पे रेसिडेंट्स कोई नए रेसिडेंट्स नहीं है, काफ़ी पुराने हैं, 12-12 साल 15 साल के रेसिडेंट्स हैं। और ये लॉ हमारे गारंटी करता है, एक ईजमेंट्री राइट्स होता है, जो गारंटीड राइट होता है एक बंदे के पास कि वो अपने घर तक तो सेफली जा सकता है, नो वन कैन स्टॉप हिम। तो ये इशू जब रेस करा गया सेवरल अथॉरिटीज़ के पास कि इन लोगों ने लैंड ग्रैब कर रखा है, इन लोगों ने फॉरेस्ट लैंड ग्रैब कर रखा है, इन लोगों ने वॉयलेशंस कर रखे हैं बिना रजिस्ट्रेशन और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के, ये एक सर्विसेज टेक ओवर करने का पूरा प्रोसीजर कर चुके हैं। ये सारी अथॉरिटीज़ के पास गया, हमने इनफैक्ट पुलिस को भी इन्वॉल्व करा, जो कि उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला है अभी तक। ये सारी अथॉरिटीज़ अलाइंड हैं MCRWA के साथ, क्योंकि आज तक जो हमने कंप्लेंट डाली है सदर थाने के अंदर, जिस ट्रेसपास और बदतमीज़ी से बात करने का इनके सिक्योरिटी गार्ड के ऊपर एलिगेशन लगाया था, उनके अंदर इनके जो प्रेसिडेंट हैं श्री संजय सत्याव्रत, उनके ऑर्डर्स और उनके अथॉरिटी के अंडर इनके गार्ड्स ने उनके घर के अंदर घुसने की कोशिश करी, प्लस किसी और की गैर मौजूदगी के अंदर उन लोगों ने उनके साथ बदतमीज़ी भी करी है। और ये सिर्फ उनके साथ नहीं करी है, ये सीनियर सिटीजन्स के साथ सेम एट्रॉसिटीज़ हो रही हैं। पंचकुला में बीजेपी हरियाणा जिला विस्तारक प्रशिक्षण कार्यालय का आयोजन किया गया। विस्तारक बंधु अपने अपने जिलों में पार्टी के कार्यों के विस्तार में अहम भूमिका निभा रहे हैं। इस अवसर पर उनके सुझाव दिए और सभी को जरूरी दिशा निर्देश दिए। बैठक में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष OP धनखड़ ने दीप प्रज्वलित करके कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए कार्यशाला में संगठन महामंत्री रविंद्र राजू, महामंत्री वेदपाल, एडवोकेट मोहनलाल बडौली, डॉक्टर पवन सैनी मौजूद रहे। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली एवं सार्कोमा कैंसर केयर फाउंडेशन और जिला प्रशासन पलवल के संयुक्त तत्वाधान में आज पलवल के गांव असावटा स्थित सामुदायिक भवन में एक दिवसीय ग्रामीण स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ जिला उपायुक्त नरेश नरवाल ने रिबन काट कर किया। इस अवसर पर उपमंडल अधिकारी वैशाली तथा सिविल सर्जन डॉक्टर ब्रह्मदीप सिंह सहित एम्स के डॉक्टर भी मौजूद थे। जिला उपायुक्त नरेश नरवाल ने कहा कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली एवं सार्कोमा कैंसर केयर फाउंडेशन के सहयोग से गांव असावटा में कैंसर जांच शिविर का आयोजन किया गया है। असावटा गांव में कोई कैंसर का चेकअप कैंप किया जाएगा, तो इनका बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है। ये कैंसर के साथ साथ इन्होंने जो ह्यूमन की फिजियोलॉजी होती है, कोई उसका पार्ट नहीं छोड़ा, चाहे वो हड्डियों का है, चाहे आँखों का है, चाहे हमारी कोरोना की जांच है या कोरोना की वैक्सीनेशन है। ये बहुत बढ़िया स्टेप है कि एम्स के डॉक्टर यहाँ आए हैं। पूरे गांव में एक और खुशी की बात है कि सीएमओ साहब ने बताया कि कोई भी यहाँ कोविड का पॉजिटिव केस नहीं आया। तो गांव ने जो सोशल डिस्टेंसिंग की है, ये भी हमने एक फैसला किया कि इस गांव को हम सम्मानित करेंगे, क्योंकि जिस गांव में सोशल डिस्टेंसिंग और केयर किया है, पलवल के बहुत नज़दीक गाँव होते हुए इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है। और इसके साथ साथ मैं बंगा साहब को, जितने डॉक्टर आए हैं, पूरी टीम का तहे दिल से स्वागत करता हूँ पलवल जिला प्रशासन की तरफ से, कि उन्होंने गांव में आके जो अर्ली डिटेक्शन है हमारा कैंसर का, या और भी जो बीमारी हैं, आँखों की बीमारी है, ये चश्मे भी फ्री देंगे, इन्होंने बताया है। आईसाइट चेक करेंगे, कैटरेक्ट की भी जाँच करेंगे, हड्डियों की भी जाँच करेंगे। आज
कोई भी आदमी की बॉडी का कोई पार्ट ऐसा नहीं है जिसकी ये जांच नहीं होगी आज। तो बहुत अच्छा सराहनीय स्टेप है। और इनको मैंने ये कहा कि पलवल डिस्ट्रिक्ट हम आपको स्पॉन्सरशिप के लिए रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इसके पूरे डिस्ट्रिक्ट को ही स्पॉन्सर करो। हर ब्लॉक में, हर गांव में कोशिश करो कि ऐसे ऐसे कैंप लगे, ताकि हमारे जितने भी पलवल के जन हैं वो उनकी स्वास्थ्य के लिए पहले से ही जांच हो जाए, लेटर स्टेज में किसी बीमारी का ना पता लगे और स्वस्थ रहे। ये मेरा इनके लिए बहुत हार्दिक आभार है, धन्यवाद है। पूरे एम्स की टीम आई है, इनफैक्ट 12 डिपार्टमेंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पे कैंसर स्क्रीनिंग के लिए हैं, जो कि लेडीज़ के लिए ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, साथ में इसके अलावा ओरल कैंसर, इनके लिए डिटेक्ट कर रहे हैं। मैं आई डिपार्टमेंट की तरफ से हूँ। हम यहाँ पे आई डिपार्टमेंट में जितने भी बुज़ुर्ग लोग हैं उनमें मोतियाबिंद की जांच कर रहे हैं। मोतियाबिंद हमारे देश में अंधेपन का सबसे मुख्य कारण है, और जो भी ऑपरेशन के लिए मरीज हमें मिलेंगे उनका हम बिल्कुल फ्री में एम्स में इलाज कराएंगे। इसके अलावा यंग लोग, बच्चे लोग जिनको चश्मे की ज़रूरत होती है, चश्मे की वजह से पढ़ाई नहीं कर पाते, उन सब के लिए हम लोग चश्मे का प्रोविज़न भी यहाँ पे कर रहे हैं, और जितना हो सके हम फ्री चश्मे यहाँ पे बांटने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी टीम में 2 ऑप्टोमेट्रिस्ट हैं, मिस्टर लव एंड मिस्टर राजेश, और यहाँ पर आकर वो लोगों की सेवा कर रहे हैं। खुशी की बात है कि पहला कैंप जो किया है वो कैंसर के लिए किया है, और एक कैंसर के लिए जो फाउंडेशन काम करती है एनजीओ, उनके साथ जुड़ के काम किया है। इसके अंदर तीन पहलू हो सकते हैं, जैसे कि एक मेडिकल कॉलेज जो कि एम्स के डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़े हैं, दूसरा एनजीओ जो इसको ऑर्गेनाइज करने में कोऑर्डिनेट कर रही है, और तीसरा स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम इसके साथ में जोड़ी गई है। इस कैंप के अंदर कोविड वैक्सीनेशन सभी के लिए रखी गई है। गांव के अंदर हमारा उद्देश्य है कि गांव के अंदर हर व्यक्ति तक हम कोविड की वैक्सीन पहुंचा पाए और सहूलियत से उन्हें लग पाए। कोविड की सैंपलिंग लगातार जारी है। इन सब के लिए स्वास्थ्य विभाग ईसीजी, आई चेकअप, इसके अलावा ब्लड शुगर, ये सब टेस्टिंग भी साथ में कर रहे हैं। हमने एक और पहलू साथ में जोड़ा है कि आयुष्मान भारत के जो कार्ड्स हैं उसके बारे में बहुत लोगों को इस संबंध में जागरूकता कम रहती है, तो इस कैंप के अंदर आयुष्मान भारत का भी एक काउंटर बनाया गया है। जिन लोगों के आयुष्मान कार्ड्स बनने हैं पीएमजे के, वो सब अपने कार्ड इसमें बनवा सकते हैं। तो मुझे लगता है ये एक अच्छा सफल प्रयोग है, जिसके अंदर जिला प्रशासन, डीसी साहब ने इसका उद्घाटन किया है, जिला प्रशासन का पूरा हम लोगों को इसमें सहयोग है। साथ के अंदर ग्राम पंचायत, स्वास्थ्य विभाग खुद, एनजीओज और मेडिकल कॉलेज की ओर से एम्स के डॉक्टर्स, सब लोग अगर मिलकर और जिले के स्वास्थ्य को सुधारने की कोशिश करेंगे। कोरोना की तीसरी लहर आने की आशंका को लेकर हर व्यक्ति के मन में अब डर है। इससे निपटने के लिए तैयारियां के दावे भी किए जा रहे हैं, मगर हम तस्वीर का दूसरा रुख देखें तो यहाँ कुछ और ही नजर आ रहा है। फतेहाबाद में नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने वाला स्वास्थ्य विभाग स्वयं बीमार नजर आ रहा है। पूरे जिले में कोई भी सरकारी अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या फिर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ऐसा नहीं है जहां पर्याप्त चिकित्सक अथवा पर्याप्त स्टाफ मौजूद हो। जिला मुख्यालय की बात करें तो जिला मुख्यालय में चिकित्सकों के 42 पद स्वीकृत हैं, मगर विडंबना देखिए, 42 में से केवल 17 चिकित्सक ही यहाँ काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिला मुख्यालय पर बने नागरिक अस्पताल में मेडिसिन विभाग में कोई भी डॉक्टर नहीं, यानी अस्पताल में कोई भी फिजिशियन नहीं उपलब्ध। स्टाफ की जो कमी है उसके बारे में हर महीने हेडक्वार्टर को इन्फॉर्म किया जाता है कि हमारे को कितना स्टाफ जो है हमारे पास है और कितनी हमारी जगह जो वेकेंट पड़ी हुई है। तो ये हर महीने का प्रोसेस है, हम हर महीने डायरेक्टर में बताते हैं इसके बारे में। तो सर कितना स्टाफ है और कितने रिक्वायरमेंट है सर? एग्जैक्टली तो मेरे पास इसका फिगर मेरे पास नहीं है, बट रफ अगर बताया जाए तो 140 डॉक्टर्स के अगेंस्ट हमारे यहाँ पे तकरीबन 65 से 70 डॉक्टर ही हैं। तो हम 50% कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं। तो इसके बारे में स्टेट को अवगत करा दिया गया है। और जो हमारे फार्मासिस्ट हैं वो बहुत कम है, तकरीबन 15 से 20% ही हैं। लैब भी हमारे पास 10% ही करीब नहीं है। तो इन सब के बारे में बता दिया जा रहा है। इसके बारे में हमने गैप एनालिसिस किया था, यहाँ पे हमने एक कमेटी बनाई थी। तो उसके अंदर कमेटी ने कल हमारे को दे दिए हैं, और ये जो जितना भी HR है उसके लिए स्पेशल रिपोर्ट हमने बना के कल भेजी है। कोविड के बारे में तो जो है हमने पेडियाट्रिशियन की, एनेस्थेटिस्ट की, जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर्स की और फिजिशियन की मांग तो हमने की है। इसके अलावा ऑर्थो के बारे में कुछ एक काम हमें जैसे हैंडीकैप सर्टिफिकेट्स हैं
उसके लिए हम सिरसा से हमेशा मांगते हैं। उसके लिए डीजी साहब को हमने लिखा भी हुआ है कि सिरसा से किसी एक ऑर्थोपेडिशियन के यहाँ ड्यूटी लगाई जाए, और बाकी काम के लिए भी, क्योंकि एक्सीडेंट केसेस को हमारे को आगे रेफ़र करना पड़ता है, तो इसके बारे में भी हमने डायरेक्टरेट में लिखा हुआ है कि ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट भी हमारे को एक दिया जाए। तो क्या जल्द ही पूरी कर ली जाएगी सर गवर्नमेंट? सरकार को हमने लिख दिया है, ये तो अब सरकार के ऊपर डिपेंडेंट है कितनी जल्दी हमारे को देती है। ठीक है सर, थैंक यू। पिछले काफ़ी टाइम से मेरे ख्याल से 2 प्लान 15 साल जो है हो चुके हैं डॉक्टरों की कमी का रोना होते हुए। बीच में इन्होंने कुछ डॉक्टरों को यहाँ पे भर्ती किया था, लेकिन फतेहाबाद का ट्रेंड है कि जो डॉक्टर यहाँ पे कुछ अच्छा काम करने लगता है, भीड़ आनी शुरू हो जाती है, तो वो प्राइवेट में चला जाता है और अचानक से जो है कि फिर से डॉक्टर की कमी आ जाती है। और अभी जैसे सर्जन एक मुख्य कड़ी होती है किसी भी हॉस्पिटल की, दैमीवाल साहब जो हमारे SMO थे, वो उनके निधन के बाद से यह सर्जन की कमी भी सरकारी हॉस्पिटल में जो है बनी हुई है। छोटे से केस के लिए ये अग्रवा या हिसार रेफ़र कर देते हैं, मजबूरन जो है गरीब आदमी जो उनको प्राइवेट में अपने इलाज करवाना पड़ता है, जो काफ़ी महंगा है। तो ऐसे में मैं मानता हूँ कि सरकारी हॉस्पिटल में जब तक डॉक्टरों की कमी रहेगी, यह एक सफ़ेद हाथी ही है। मैंने देखिए पहले काफ़ी टाइम पहले डिमांड की थी, तो सरकारें लगातार, हुड्डा साहब ने भी घोषणा की थी हम इसको 300 बेड का बनाएंगे, डॉक्टरों की कमी को पूरा करेंगे। खट्टर साहब ने भी जब आए थे मुख्यमंत्री जी, तो उन्होंने भी अपने पहले प्लान में घोषणा की थी, लेकिन अभी तक ये नक्शा ही बना के दिखा रहे हैं कि हम सरकारी हॉस्पिटल बनाएंगे और जल्द ही बनेगा, लेकिन 15 साल से तो हम सिर्फ घोषणा ही सुन रहे हैं। तो हमने लगातार पत्र वगैरह के जरिए, पत्राचार के जरिए हम मांग उठाते रहते हैं, लेकिन अभी जो परसों केस छोटा सा था झगड़े का, उसमें बच्चे को चोट लगी थी, तो इन्होंने उसको अग्रवा रेफर किया था। मैंने पूछा कि भी आपके अगर कोई आपातकालीन स्थिति में किसी सर्जन की जरूरत पड़ जाए, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऑपरेशन नहीं कर सकते क्योंकि हमारे यहाँ सर्जन नहीं है। जब किसी हॉस्पिटल में सर्जन नहीं है, खासतौर पे नागरिक हॉस्पिटल में, तो आप सोचिए कि आम जो नागरिक है वो किस तरह का महंगा उपचार किसी प्राइवेट में या बाहर जाके करवा पाएगा। क्या नाम सर? हरदीप सिंह। महेंद्रगढ़ जिले के पुलिस अधीक्षक चंद्रमोहन ने कहा कि महेंद्रगढ़ को अपराध मुक्त रखने की कोशिश जारी रहेगी। व्यापारियों ने 50 लाख की फिरौती का आरोपी पकड़ने पर एसपी सहित पुलिस अधिकारियों का सम्मान किया। आज महेंद्रगढ़ व्यापार मंडल के व्यापारियों ने महेंद्रगढ़ थाना शहर में पहुंचकर पिछले दिनों एक किराना व्यापारी से मांग की गई 50 लाख की फिरौती के मामले में मुख्य आरोपी को पकड़ने पर थाना शहर महेंद्रगढ़ पहुंचे, जहां पुलिस टीम को बुके और स्मृति चिन्ह भेंट कर उन्हें सम्मानित किया गया। पुलिस का आभार प्रकट किया गया। समय रहते ही पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जिससे व्यापारी पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट है। देखिए, मैं इस हमारी सफलता के लिए अपना पूरा क्रेडिट मैं अपनी टीम को देना चाहूँगा। हमारी स्पेशल स्टाफ इंचार्ज की टीम के जो इंचार्ज हैं, हमारे स्पेशल स्टाफ इंचार्ज अनिल हैं, सब इंस्पेक्टर अनिल हैं, SHO अजय भी हैं, DSP साहब हैं कुशल पाल जी। मैं इनकी टीम को और इनकी लगन को ही इसका पूरा क्रेडिट दूँगा, क्योंकि इन्होंने ही इस केस में मेहनत करते हुए पहले भी व्यापारियों का ये भरोसा जीता कि हम टाइम रहते हुए इसके अंदर कार्रवाई करेंगे, तथा एक निश्चित समय के अंदर इन्होंने कार्रवाई करते हुए मुलजिमों को सलाखों के पीछे पहुँचाया। तो हमारी कोशिश यही है कि हम महेंद्रगढ़ को क्राइम मुक्त रखें और व्यापारियों के अंदर अपना व्यापार करने के लिए भय मुक्त माहौल बने। मेरा सभी से अनुरोध यही है कि अगर ऐसी कोई भी छोटी मोटी वारदात अगर आपके सामने आती है व्यापारियों के, तो आप लोग कृपया इसको दबाएं नहीं, इसको प्रशासन के सामने लाएं, ताकि इस प्रॉब्लम को आगे हम बड़ा होने से रोक पाएँ। यही मेरी आप सभी से गुजारिश है। फरीदाबाद में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा और चेयरमैन नयनपाल रावत 3 बड़े सत्ताधारी मौजूद हैं। उसके बाद पृथला विधानसभा का गांव हीरापुर पानी के संकट से जूझ रहा है। हालात ऐसे हैं कि पिछले करीब महीने भर से गांव में पानी को लेकर त्राही मची हुई। ना तो सप्लाई का पानी घरों तक पहुंच रहा है और ना ही सरकारी हैंडपंप पानी दे रहे हैं। अब अंदाजा लगा सकते हैं कि जब गांव में पानी की समस्या बनी हुई है, तो शहरी क्षेत्र का हाल कैसा होगा। चेयरमैन नयनपाल रावत की विधानसभा के गांव हीरापुर निवासी इन दिनों पानी की समस्या से त्रस्त हैं और चेयरमैन साहब पता नहीं कहां मस्त है। गांव हीरापुर के हालात ऐसे हैं कि घर में भगवान की पूजा करने के लिए भी पानी नहीं है, बाकी कामों को तो छोड़ दीजिए। अंकल जी, क्या नाम है? जय नारायण नाम है जी। कौन से गांव से हैं आप? हीरापुर से। पानी क्या समस्या चल रही है गांव के अंदर? पानी तो बिल्कुल नहीं है जी, और पानी बड़ी दिक्कत आ रही है, सरपंच सुनता नहीं है। अच्छा, गांव के अंदर जो सरकारी नल हैं वो किस हालत में है फिलहाल? बिल्कुल सारे खराब पड़े, एक भी नल नहीं चल रहा जी, जितने भी नल है। कितने दिन से ये पानी की समस्या गांव के अंदर तो है? 1 महीना से भी ज्यादा, क्या घने दिन है। कोई इसकी सुध लेने वाला है अभी? कोई भी नहीं है। सरपंच से कहते हैं जी हमारे बस की नहीं है।
पानी इस समय आप कहाँ से भरते हो? जो पानी इस समय भरते हैं इधर उधर के पड़ोसी के ट्यूबवेल से भर लेते हैं, उधर से लाते हैं, जंगल से लाते हैं। पानी की बहुत मोटी समस्या आ रही है। क्या नाम है? कौन से गांव से हो? पानी की क्या समस्या चल रही है? सर पानी हमारे गांव में बहुत कम आता है और कभी कभार लाइट चली जाती है, मगर कुछ रंग की हमारे गांव में लीकेज भी हैं जो हमारे रिपेयरिंग नहीं करवाई गई है। और गंदा पानी भी आता है, कभी ट्यूबवेल चलते हैं कभी नहीं चलते। पानी की बहुत समस्या है। हम दूसरों के घरों में भी जाते हैं पानी लेने के लिए हैं, और अपने जैसे ट्यूबवेलों पे से मटकी में हमारी घर की जो लेडीज हैं वो भी लेके आती हैं। परेशानी बहुत हो रही है। पंचायत द्वारा जो सरकारी नल लगाए गए हैं वो किस हालत में है? वो आधे तो डैमेज हुए पड़े हैं, उनकी कोई रिपेयरिंग नहीं हुई, वो बंद हुए पड़े हैं। तो क्या नाम है आपका? ममता जी, पानी की क्या समस्या है गांव के अंदर? पानी है ही ना, बिजली ना आवे तो मर जाए, और यूं को यूं ना चले तो प्यासे मर जाए। टंकी को पियो ना जाए, मुँह तो आवे उन्हें का मन आवे ही ना। कितने दिनों से गांव में पानी नहीं आ रहा टंकी का? तो इसके बारे में कोई समाधान निकला है? सरपंच वगैरह ने कुछ कराया इसमें? सरपंच ने कतना करवा धूल भी, सरपंच ना करवावे, नालिन ने भी सफा सुसरो। सरपंच तो नहीं कह दे मेरे धोर का धरियो कुछ यहाँ नालिन में निकाल के गिर जाए और वाई में भर जाए, कभी भी नहावे कभी भी। क्या नाम है? कन्हैया कौशिक। कन्हैया जी, क्या समस्या चल रही है गांव के अंदर पानी की? यह पानी की बहुत भारी समस्या चल रही है। गांव में इतने सरकारी नल है सारे खराब पड़े हैं, टंकी बिल्कुल ना आ रही, बिजली की बहुत भारी समस्या। हमारी बहन बेटी लेडीज जो है दूसरों के नल पे पानी भरने के लिए जाती हैं और वो भी भरते नहीं है, बोलते हैं कि हमारी बिजली फूकती है। आप सरपंच से बोलो, सरपंच भी इसमें कुछ कार्रवाई नहीं कर पा रहा है। क्या नाम है? गणेश कौशिक। गणेश जी, गांव में पानी की क्या समस्या चल रही है? भाई साहब, गाँव में पानी की बहुत भारी समस्या चल रही है। कम से कम भी सप्ताह भर हो गया पानी आ ही नहीं रहा है। जब भी पानी आता है वो गंदा आता है, पीने के लायक बिल्कुल नहीं आ रहा है। और दूसरों घर से पानी भरना पड़ रहा है, वो भी जब लाइट आती होती है। डेली पानी कौन भरवा देगा? अच्छा, गांव में जो सरकारी नल हैं वो भी लगाए गए हैं, उनकी क्या व्यवस्था है? भाई साहब, 50% जो नल है वो डैमेज हो चुके हैं और चलते नहीं है, बिल्कुल भी पानी नहीं आ रहा उनमें, और लाइट की भारी समस्या ये है। तो क्या नाम है आपका? प्रेम जी, क्या समस्या है पानी की? पानी की ये समस्या भैया कमल के या में और ना है कहीं भी पानी। कितने दिन से पानी की समस्या गांव में चल रही है? आए भी ना रहे गाँव में तो किस तरह से गुजारा करते हैं पानी का? पानी को जिनके समर लग रो कमल के ते जाए सबके। आज के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। फिर मिलूंगा आपसे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।